किसी को भी अगर जयपुर जाना है तो क्या करना है, कोई भी आंसर दे सकता है। चलिए, अगर यहां से जयपुर जाना है तो क्या करेगा, ट्रेन में जाएगा, ठीक है, स्टेशन जाएगा, पहला काम। दूसरा टिकट लेगा, ठीक है। तीसरा ट्रेन में बैठ जाएगा, सफर करेगा। फिर चौथा स्टेशन आ जाएगा तो जयपुर उतर जाएगा, हो सकता है ट्रेन जयपुर ही रुके आगे जाए। फिर उसके बाद स्टेशन पे तो सबकी नानी दादी का घर है नहीं, तो बाहर निकल के भी ऑटो रिक्शा बैटरी जो भी आपको पकड़ना है वो आप पकड़ेंगे और उसके बाद अपने रिश्तेदार के घर पहुंचेंगे। ये सब आपने क्या किया, प्लानिंग। फर्स्ट चीज, मैंने पहले कहा था राइटिंग बहुत गंदी है, आप मुझसे पूछ लेना क्या लिखा हुआ है अगर आपको नहीं पता हो। आपने प्लानिंग की कि अगर आपको आपकी नानी के घर जाना है तो आपको अपना एक बैग पैक करना पड़ेगा, आप 2 दिन 3 दिन के लिए जा सकते हैं। आप उस बैग को उठाएंगे, अगर आपका घर स्टेशन से दूर है तो आप ऑटो तांगा कुछ भी पकड़ के रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, वहां जाकर आप टिकट लेते हैं। आप ये चेक करते हैं कि जिस ट्रेन में आप बैठ रहे हैं वो जयपुर ही जा रही है। आप जोधपुर जाने वाली ट्रेन में सांभर स्टेशन से नहीं बैठेंगे, आप जयपुर जाने वाली ट्रेन में बैठते हैं। उसके बाद जैसे ही जयपुर आ जाता है, अगर वो ट्रेन आगे जा रही होती है तो आप जयपुर उतर जाते हैं, उतर के फिर ऑटो बस ट्रेन बैटरी रिक्शा जो भी आपको पकड़ना है वो पकड़ के आप अपनी नानी दादी रिश्तेदार जिनके भी घर जाना है आप वहां पहुंच जाते हैं। आप सब स्टूडेंट 9th क्लास में हैं, आप साल के एंड में कितनी परसेंट बनाना चाहते हैं, किसी ने सोचा अभी तक? जब नानी के घर जाने के लिए इतनी सारी चीजें सोच सकते हो तो अपनी परसेंटेज बनाने के लिए क्यों नहीं सोचा? किसी ने सोचा? अब किसी ने भी अभी तक ये सोचा कि मुझे 9th के एंड में 80% बनानी है या 50 बनानी है, 60 बनानी है, 90 बनानी है, या मेरिट में आना है या फेल होना है? अगर फेल भी होना है तो क्यों होना है? और अगर 80 बनानी है तो क्यों बनानी है? 90 बनानी है तो क्यों बनानी है? किसी ने सोचा अभी तक कितनी परसेंट 9th के एंड में बनानी है? अबोव 80, अबोव 80 नाम का कोई टारगेट नहीं होता। आपका टारगेट जो है, मैं आपको अभी ये भी समझाऊंगा। अच्छा, जिसको भी मैं कोई सी भी बात समझा रहा हूं, बराए मेहरबानी दिल पे ना लें, ये सबकी लर्निंग के लिए, ये मेरे लिए भी सीखना है, आपके लिए भी सीखना है, ठीक है? तो किसी ने भी अभी तक ये प्लान नहीं किया कि 9th में उनको पास होना है या फेल होना है, और अगर पास होना है तो कितनी परसेंटेज बनानी है। आप लोग क्या गलती कर रहे हैं? यू ऑल आर गोइंग विद द फ्लो। इसका मतलब समझाता हूं, इसका मतलब ये है जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। ऐसे जी रहे हो आप लोग, अभी तक ऐसे ही जी रहे हो, जो हो रहा है होने दो, चल रहा है चलने दो, क्योंकि हमारा कोई टारगेट नहीं है। आप स्टेशन जाकर ऐसा थोड़ी करते हैं कि किसी भी ट्रेन में बैठ गए। आपको अगर जयपुर जाना है तो आपने अपने दिमाग में टारगेट लिया हुआ है कि आपको जयपुर जाना है। जयपुर जाना है तो आप वही ट्रेन पकड़ते हैं जो जयपुर जा रही है। आप जोधपुर जाने वाली ट्रेन नहीं पकड़ते, आप अजमेर जाने वाली ट्रेन नहीं पकड़ते, आप जयपुर वाली ट्रेन पकड़ते हैं। ये आपकी जिंदगी का सवाल है, आप यहां टारगेट क्यों नहीं बना रहे हैं? आज सबसे पहला पॉइंट आप ये नोट करें, आज जाकर अपना एक टारगेट डिसाइड करना है कि आज घर पे जाकर आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि मुझे कितनी परसेंट बनानी है। क्लियर है? हर बंदा कर लेगा। मैं वापस चेक कराऊंगा जो जो होमवर्क देकर जा रहा हूं, और हो सकता है मैं कल या परसों कभी भी क्लास में आकर आपसे पूछ लूं कि आपने अपना टारगेट सेट किया है नहीं किया। टारगेट सेट करना जरूरी है, आपको हवा में फायर नहीं करना है। ओलंपिक देखा किसी ने? शूटिंग करते हैं लोग, देखा? उसमें वो जो शूट करते हैं ना, उनके सामने एक टारगेट होता है। लूडो खेलते हो आप लोग, आपको आइडिया है कि लूडो खेलते हैं तो पहुंचने के लिए एक वो जो बॉक्स बना हुआ है वहीं पर आपकी कोटी पहुंचनी चाहिए। सांप सीढ़ी खेलते हैं तो पता है कि 100 नंबर पे आपको सीढ़ियों से चलते चलते अपने आप को पहुंचाना है। हर चीज का दिमाग आपके मन में टारगेट डिसाइड होता है। सुबह उठते हैं तो आप कोचिंग आते हैं तो आपको पता है कि 10 बजे कोचिंग जाना है, किस रास्ते से जाना है, पैदल जाना है या साइकिल से जाना है, बाइक से जाना है, क्या क्या चीजें लेकर जानी है, कौन से कपड़े पहन के जाना है, कौन सी बुक्स रखनी है, कौन सी नोटबुक रखनी है। बड़ा एक टारगेट बनाए। आपको 80% लानी है तो क्यों लानी है, 90% लानी है, 80% लानी है, 70% लानी है, उसके अकॉर्डिंग स्टडी डिजाइन करें। पहला काम कर लेंगे आप आज। इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं है। देखिए, जितने ज्यादा परसेंटेज लाएंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आपके अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होंगे। जितने अच्छे कॉलेजेस, जितने अच्छी स्कूल्स में आपके एडमिशन होंगे उतनी बेटर आपको एजुकेशन मिलेगी। जितनी बेटर आपको एजुकेशन मिलेगी, जितनी अच्छी आपको एजुकेशन मिलेगी, उतनी अच्छी आपकी सैलरी होगी या आप अपना बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे।
और जितने ज्यादा पैसा आपके पास में होगा उतनी ऐश की आप लाइफ जी। ये सिंपल सा फंडा है, इसीलिए आपको पढ़ाई करना जरूरी है। इस ये मैंने शायद पिछली बार भी हमारा एक डिस्कशन हुआ था, उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है। मैं आज उसको रिपीट नहीं करना चाहता। पहला काम प्लान। अब आपने प्लान कर लिया कि आपको 80% बनानी है या 70% बनानी है या 90% बनानी है। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपके लिए वीक है, जिसमें आप वीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी को मैथ्स पसंद हो, किसी को मैथ्स पसंद नहीं होती, किसी को साइंस अच्छी लगती है, किसी को सोशल साइंस अच्छी लगती है, किसी को हिंदी अच्छी लगती है, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है। हर स्टूडेंट की अपनी अपनी अलग अलग चॉइस है और इट्स ऑलवेज एक्सेप्टेबल। ये होता है सबके साथ। तो आप ये डिसाइड करें कि फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से और वीकर सब्जेक्ट कौन से। अब आप फोकस किन पे करेंगे, फेवरेट पे कि वीकर पे? वीकर पे करेंगे। ओके, मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके बताता हूँ। एक प्रिंसिपल होता है, क्या है ये, दिखा है? 80-20 बोलते हैं इसको। समवन कॉल्ड मिस्टर विल्फ्रेडो परेटो, एक बंदा था जिसका नाम विल्फ्रेडो परेटो था, उसने इस चीज का आविष्कार किया था, इस प्रिंसिपल का आविष्कार किया था 80-20 का। ये क्या होता है 80-20 क्या है? 80-20 ये कहता है कि दुनिया के हर चीज में आपका 80-20 रूल अप्लाई होता है। आप 20% मेहनत, जिस कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर आप 20% मेहनत करते हैं और 80% रिजल्ट आ जाते हैं। दुनिया में 20% लोगों के पास दुनिया की 80% दौलत है, दुनिया के 20% लोगों के पास दुनिया की 80% पावर है। इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल आपके एमएलए, एमपीज और प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत पावर है, बाकी आपके और मेरे पास तो नहीं है ना। आपको मुझे तो कोई पुलिस वाला उठा के ले जा सकता है, उनको तो सैल्यूट ठोकते हैं, इधर देखते हैं। ये 80-20 रूल है। सांबर में भी आपने देखा होगा, सांबर में भी सिर्फ 20% लोग ऐसे होंगे जिनके पास सांबर की 80% दौलत होगी, सांबर की 80% जमीनें होंगी। ये रूल हर जगह काम आता है। आपके 20% सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको 80% नंबर दिला सकते हैं। आपके 20% चैप्टर्स ऐसे हैं उन सब्जेक्ट में जो आपको 80% नंबर दिला सकते हैं। आपको वो ढूंढना है। कर लोगे काम? ये कैसे करोगे? अकेले कर पाओगे? ये अकेले नहीं होगा। इसके लिए आपको तो टीचर से पूछना पड़ेगा या उन बंदों के से बात करनी पड़ेगी जो 10th क्लास में है, या पिछले 3 साल 5 साल के आपको पेपर निकलवाने पड़ेंगे कि कौन से चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, जब भी आप पेपर सॉल्व करते हैं, आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आप कैसे करते हैं? 8th में आपने पेपर सॉल्व किया अपना, तो कैसे किया? जी जी, जो इजी क्वेश्चन है वो आप पहले कर देते हो, जो हार्ड है वो आप बाद में करते हो। कुछ लोग ऐसे भी करते होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पहले करूंगा, फिर 2 करूंगा, फिर 3 करूंगा, सीक्वेंस वाइज भी जाते होंगे। फिर अगर 20 क्वेश्चन का पेपर है तो मैं 20वां सबसे लास्ट में करूंगा। आप कैसे करते हैं? जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं, जो आसान लगते हैं वो आप कर लेते हैं। ओके, मेरा सजेशन है जो क्वेश्चन आपको टफ लगे आप उन्हें पहले अटेम्प्ट कर लें। जब भी आप पेपर सॉल्व करें तो जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, क्योंकि जैसे ही आपके पास पेपर आता है आपका ब्रेन फ्रेश होता है, दिमाग फ्रेश है, अभी तक आप इस पे बोझ पड़ा नहीं है, इस पे जोर पड़ा नहीं है। आप इसकी सारी एनर्जी अगर उन इजी क्वेश्चंस में खर्च कर देंगे तो आपको हार्ड क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। तो इसकी जो एनर्जी है वो टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाएं। समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूं? कुछ डिफिकल्ट तो नहीं बोल रहा? कोई ऐसा कोई वर्ड जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप मुझे रोक देना बीच में, ठीक है? तो पहले अपने उसकी एनर्जी सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाएं, उसके बाद इजी पे जाए। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन में जो फ्रेश चीजें हैं वो आपको उन क्वेश्चंस में भी ज्यादा नंबर दिलाएगी जो क्वेश्चन में आपके कम नंबर आ सकते थे। अगर उसमें आपके 3 ही आ सकते होंगे तो आप अपना दिमाग लगा लगा कर उसमें इतना लिखाओगे कि उसमें 5 या 6 नंबर आ जाएंगे। इस तरह से भी स्कोर्स बढ़ता है एग्जाम में। क्लियर है? अच्छा, ये बात चलो एग्जाम की पहुंच गई। उससे पहले पढ़ाई कैसे करें हमें तो यही नहीं आता। एग्जाम देना तो बहुत दूर की बात है। एग्जाम में हमें याद ही नहीं रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो जब ये हटा दूं, ठीक है, जब भी आप पढ़ रहे होते हैं
तो इंसान पता कैसे, हाफिज कुरान देखा है आपने कभी? नहीं देखा हो तो इन्हें देख लेंगे, हाफिज कुरान है वसीम भाई। हाफिज कुरान क्या करते हैं, हाफिज कुरान वाली टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। और दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट्स जो हैं, जो लर्निंग में एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ टेक्निक फॉलो करते हैं। हमारा जो सेमिनार है ना, वो इन 5 पॉइंट्स पे है सर। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका आपको मतलब नहीं पता? मैं ये वर्ड्स बताता हूँ क्या लिखे हुए हैं। रजिस्टर, रिटेन, रिफ्लेक्ट, रिकॉल एंड शेयर। शेयर फेसबुक इंस्टाग्राम वाला शेयर नहीं है, वो उसी तरीके का शेयर है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये 5 टेक्निक्स है जो लोग फॉलो करते हैं अपने दिमाग में चीजें याद करने के लिए। हाफिज कुरान भी ये करता है। उनको इतनी सारी आयतें, 114 के आसपास सूरह याद करनी है, तो आसान काम तो है नहीं। 2.5 सिपारे की तो सूरह बकरा ही है, आप कैसे याद करोगे? कई बार 4-4, 5-5 लाइनों की एक आयत आ जाती है, 3-3 लाइन की एक आयत आती है, कई बार रिपीटेटिव भी आती है। सूरह रहमान के अंदर फबी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बहुत बार आता है, तो आप मिस करते हो कि यार इसके बाद क्या होगा, उससे पहले क्या होगा। होता ही है। इसी तरह आपके साथ भी होता होगा। तो सबसे पहले जब लर्निंग फेज में जब आप आते हैं, जब आप चीजें सीखने के लिए करते हैं, तो अपने दिमाग में करते हैं रजिस्टर। दिमाग में रजिस्टर करने का मतलब होता है उस चीज को एक बार पढ़ना और समझना। क्लियर है? जैसे ये न्यूज़पेपर, मान लीजिए न्यूज़पेपर है और मैं इसे पढ़ रहा हूं, सांबर में 4 घंटे बिजली कटौती रहेगी। न्यूज आई है, मान लो अखबार पढ़ते हो आप लोग, इसी तरीके की खबरें आती है, सांबर में आज 4 घंटे बिजली कटौती रहेगी। तो ये सबसे पहले मेरे दिमाग ने इस चीज को रजिस्टर किया है कि आज सांबर में 4 घंटे बिजली कटौती रहेगी। अब अगर मुझे ये चीज याद करनी है तो मुझे इसको रिटेन करना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट रह गया इनके बीच में, मैं वही सोच रहा था। ये दोनों मिलते जुलते हैं वैसे, रिवाइज एंड रिकॉल, लेकिन रिफ्लेक्ट और रिकॉल के बीच में रिवाइज भी लिख लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको उसे पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। क्रिकेट की न्यूज कौन कौन पढ़ता है? क्रिकेट कौन कौन खेलता है? आप खेलते हैं, आप खेलते हैं, आप खेलते हैं, आप खेलते हैं। आप लोग देखते हैं क्रिकेट? समझते हैं? समझते भी नहीं है। आप देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। मैंने 3 बॉल में 4 रन बनाए, समझ में आ गया क्या बात हुई है? 3 बॉल कैसी होगी, समझ में आ रहा है क्रिकेटर्स को जो क्रिकेट खेलते हैं? कि कोई एक बॉलर आया होगा, उसने 3 बार बॉल फेंकी होगी और मैंने 4 रन बनाए होंगे। ये 4 रन मैं कैसे कैसे बना सकता हूं बताइए? या तो ऐसे बना सकता हूं, या मैंने एक बॉल डॉट निकाल दी और 2 पर 2-2 रन ले लिए, या मैंने एक पर ही चौका मार दिया, 2 बॉल डॉट निकाल दी, या हो सकता है, मतलब बहुत सारी प्रोबेबिलिटी। तो लेकिन आपके दिमाग में आ गया ना कि जैसे ही मैंने लाइन बोली आपके रजिस्टर हो गया दिमाग में। जब आप पढ़ने बैठे हैं, आपकी बुक या आपके टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं, या अगर आप यूट्यूब वीडियो से भी सीख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो से सीखता है कोई? आप सीख सकते हैं यूट्यूब से। यूट्यूब पर भी आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यूट्यूब का इस्तेमाल अच्छी चीजों के लिए करें, अगर आप करते हैं तो। नहीं करते हैं तो रहने ही दें, क्योंकि वो आपको डाइवर्ट करेगा। लेकिन अगर करते हैं तो फिर इस चीज के लिए कर सकते हैं। अगर आपके टीचर ने आपको जो भी बात बोली, सबसे पहले अपने दिमाग में उस चीज को आने दें। अभी एक बाइक गुजरी, किस किस ने ध्यान दिया? बाकी सब लोग गौर से सुन रहे हैं। सेकंड प्रिंसिपल, जब आप रजिस्टर कर रहे होते हैं, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन है जो बाहर जा रहे हैं ना, बाइक गुजर रही है, हॉर्न बज रहा है। और डिस्ट्रैक्शन क्या क्या हो सकते हैं? आप आपके घर में पढ़ने का एनवायरनमेंट कैसा है? मतलब आप किस जगह पढ़ते हैं, किस वक्त पढ़ते हैं? अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो कोई रूम बना रखा है आपने पढ़ने के लिए? कोई जगह बना रखी है? बना रखी। उस रूम में टीवी है? नहीं है। दूसरे रूम में टीवी है। कोई ऐसा बंदा है जब वो पढ़ता होता है तो घर में टीवी चल रही होती है? आप कोई ऐसा है जिसको पढ़ते पढ़ते चाय पीने का बड़ा मजा आता है, चाय पीता है या नाश्ता कर रहा होता है? ये नहीं करें, ये सब डिस्ट्रैक्शन है।
इसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं, एक बार में एक से ज्यादा काम करना वो ना करें। ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, अवॉइड मल्टीटास्किंग, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आपको इनकी जो हिंदी लिखनी है वो आप लिख लें। मैं माफी चाहता हूं, मैं हिंदी नहीं बता पाऊंगा, मेरे को नहीं आती इन वर्ड्स को। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, अवॉइड मल्टीटास्किंग। डिस्ट्रैक्शन का मतलब जो भी पंखे की आवाज आ रही है, जब आप मूवी देख रहे होते हैं, आपकी फेवरेट मूवी पता है कोई कौन सी है? किसी की फेवरेट मूवी है कोई? किसी को ये अभी जो वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, ये याद है किसी को, जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ने जीत के वर्ल्ड कप उठाया था? कौन देख रहा था वो मैच? आपने देखा था? और किसने देखा था वो मैच फाइनल ओवर? मैं बहुत कम मैच देखता हूँ, तो मुझे वही मैच का एग्जांपल याद आ रहा है। तो मैं मेरे जमाने के 2003 के आपको एग्जांपल दे नहीं सकता, आप सचिन और शोएब अख्तर को जानते ही नहीं होंगे शायद। तो वो अभी वाला मैच देखा था किसी ने? आपने देखा था? उसमें क्या हुआ था बता पाएंगे एक बार? बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ? अरे यार खुल के बोलो, इन बच्चों के साथ ही तो पढ़ते हो आप। किसी को याद है क्या क्या हुआ था? आप बताएंगे क्या क्या हुआ था उसमें? लास्ट सूर्या ने कैच लिया था, बहुत बढ़िया। और जब सूर्या कुमार कैच ले रहा था, आपकी मम्मी क्या कर रही थी, आपको याद है? क्योंकि आपने अपना पूरा फोकस सूर्या के कैच पे लगा रखा था। मजाक की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, यही फोकस हम चाहते हैं पढ़ाई में लगाओ। इसीलिए मैं कह रहा था किसी की याददाश्त कमजोर नहीं है। आपने मैच देखा, जैसे ही उन्होंने बोला कि लास्ट में सूर्या ने कैच पकड़ा था, मेरे दिमाग में भी वो सीन चल रहा है, और जिस जिसने देखा था सबके दिमाग में चल रहा है। बात अलग है, आप लोग बोल नहीं रहे हो। इसी तरह से जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपकी मम्मी क्या कर रही है, आपके पापा क्या कर रहे हैं, टेलीविजन में क्या कर रहा है, बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब फोकस हटा दो। और ये सब कब हटेंगे? आपका पढ़ने का वक्त क्या है वैसे? कौन किस वक्त पढ़ाई करता है? रात को सबसे गंदा टाइम है। सुबह किस वक्त पढ़ते हैं आप? सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप पढ़ते हैं तो। सबसे अच्छा टाइम है, उसका रीजन भी बताऊंगा आपको, साइंटिफिक लॉजिक भी दूंगा। बाकी तो फिर अगर आप किस वक्त पढ़ते हैं? आप पढ़ते ही नहीं है। आप किस वक्त पढ़ते हैं? कभी भी, ठीक है। कोई ऐसा है जिसने टाइम बांधा हुआ है कि मैं इस वक्त ही पढ़ता हूं, या आप कभी भी पढ़ने वाले हैं? आप किस वक्त पढ़ते हैं? रात को, बहुत गंदा वक्त। रात को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? कभी भी क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? सुबह उठते ही सबसे पहले आप लोग क्या करते हो? फ्रेश होके ब्रश करते हो, सारे लोग करते हैं। ब्रश ऐसा तो नहीं कभी भी 2 बजे भी कर लेते हो दिन में? यार दिन भर खराब मुंह के साथ घूम लेते हैं, बिना नहाए घूम लेते हैं, दिन में 3 बजे ब्रश कर लेंगे, भी तो खा पी लेते हैं, मजे करते हैं। आपने टाइम फिक्स किया हुआ है, आपकी बॉडी ने आपके फ्रेश होने का टाइम फिक्स किया हुआ है। इसी तरह से अपने पढ़ाई करने का भी टाइम फिक्स करो, और वो जिस वक्त जो टाइम आप फिक्स कर रहे हैं, वो टाइम पर आपको पढ़ाई करनी है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे किसी का मर्डर ही क्यों ना हो जाए। Either you can have pain of discipline or pain of regret। इंग्लिश में कहा जाता है, या तो आपको डिसिप्लिन होने का दर्द होगा, या आपको पछतावे का दर्द होगा। तो 9th क्लास का रिजल्ट आया और आप पछता रहे हो अपनी मार्कशीट लेकर, उसके बजाय इस डिसिप्लिन का पछतावा कर रहे हैं। हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको सुबह 5 बजे उठने में तकलीफ होगी। उठें, हाथ मुंह धोएं, फ्रेश हों, वुजू बनाएं, नमाज पढ़ें, और फ्रेश माइंड के साथ पढ़ने बैठ जाएं। सुबह सुबह पढ़ने के फायदे बताता हूं और शाम को पढ़ने के नुकसान बताता हूं, दिन में पढ़ने के भी नुकसान बताता हूं। सुबह सुबह पढ़ने का फायदा क्या है? पढ़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है, कोई बताएगा? ब्रेन की। बहुत बढ़िया। मैं पहली बार में आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लग रहा था कोई कहे कॉपी की पड़ती है, कोई कहे पेन की पड़ती है। आपको ब्रेन की जरूरत पड़ती है पढ़ने के लिए, आपको ब्रेन की जरूरत पड़ती है। ब्रेन भी एक मशीन है, जैसे आप कंटिन्यू 24 घंटे बाइक नहीं चला सकते, उसी तरह ब्रेन भी नहीं चल सकता, आपकी बॉडी भी नहीं चल सकती। आज रात को जलसे में जो भी जगेगा, कल सुबह उनकी आंख भी नहीं खुल रही होगी, क्योंकि आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स है, उसको नींद चाहिए, उसको रिलैक्सेशन चाहिए। अगर आप कंटिन्यू 7 रात 8 रात जग लेते हो, तो 8वें दिन हो सकता है आप मर जाओगे। आपकी बॉडी की जरूरत होती है, आपके ब्रेन की जरूरत होती है। आपका ब्रेन फट सकता है 8 रात कंटिन्यू जगने से, बिना सोए। आपके ब्रेन को रेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो जब आप रेस्ट करके सुबह 5 बजे उठते हो, आपका ब्रेन बहुत फ्रेश फील कर रहा होता है, उस पर कोई बोझ नहीं आता।
दिन भर में क्या करते हो आप, अपने ब्रेन में हजार चीजें डालते हो। आप स्कूल गए, वहां आपने कुछ लेक्चर सुना, कुछ पढ़ा, रास्ते में आ रहे जा रहे हो, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई दुकान खुल रही है, किसी दुकान पर नया सामान है, कहीं कुछ पक रहा है, वो सारी चीजें आपका ब्रेन रजिस्टर करता है। अभी भी आप यहाँ पर आए तो आपके ब्रेन ने 50 चीजें देखी है। मेरे इस हाथ में मार्कर है, आपने नोटिस किया होगा, मेरी पैंट का कलर, मेरी शर्ट का कलर, मेरी वॉच, कौन कौन खड़ा है, कौन कौन बच्चे हैं, कौन कैसे बैठा है, आपका ब्रेन ये हर चीज नोटिस करता है। शाम होते 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 ये ब्रेन थक चुका होता है। इसीलिए इसमें अब आप इसको जोर जबरदस्ती करके जो पढ़ाई घुसेड़ते हो वो इसमें नहीं घुसती है। ये मना कर देता है कि भाई मैं थक चुका, सुबह से मुझे रेस्ट करने दो। इसीलिए सबसे बेस्ट टाइम है सुबह फजर के बाद उठ के पढ़ने का। पहला रीजन आपका ब्रेन। सेकंड रीजन बताऊं, फजर के वक्त 5 बजे एक बंदे ने किताब लिखी है इसके ऊपर, द 5 AM क्लब। अगर आप लोगों को इंग्लिश आ रही होती तो मैं आपको आपके साथ शेयर करता। लाखों लाख मिलियंस के अंदर वो बुक बिकी है, 5 बजे उठने के फायदे लिखे हुए उसमें सिर्फ। और यहाँ हमारे दीन ने हमें फ्री में वो चीज दी है कि आप सुबह फजर में 5 बजे उठ जाए, हमें कोई बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दूसरा बेनिफिट, 5 बजे ना आपके चाचा जग रहे होते हैं, ना ताया जग रहे होते हैं, ना अम्मा जग रही होती है, ना अब्बू जग रहे होते हैं, ना बकरा बकरी जग रहे होते हैं, ना बाहर मोटर निकलती है, ना व्हीकल निकलते हैं। सब सुकून शांति होती है। और उस सुकून शांति में डिस्ट्रैक्शन आते नहीं है, ना मोटरसाइकिल की आवाज आएगी, ना बकरी के चिल्लाने की आवाज आएगी, ना कोई आपके वालिद साहब आवाज लगा रहे होंगे, ना टीवी चल रही होगी, ना कहीं डीजे बज रहा होता है, ना कहीं स्पीकर चल रहा होता है, ना गाने चल रहे होते हैं। उस माहौल में पढ़ाई हो जाती है। हर चीज के लिए, जैसे खाना किचन में बन सकता है, टॉयलेट में तो नहीं बन सकता ना, वैसे ही पढ़ने के लिए भी आपको जगह चाहिए, आपको माहौल चाहिए। आप हर जगह नहीं पढ़ सकते, आप बस स्टैंड पर बैठ के चौराहे पर थोड़ी पढ़ सकते हो। आपको सुकून चाहिए होती है, आपको शांति चाहिए होती है। इसीलिए अपने घर पे जब भी आज जाएं, अगर आपका एक कमरे का भी घर क्यों ना हो, मुझे नहीं पता किसका घर कैसा है, मैं ये भी नहीं अज्यूम करता कि आपके घर महल जैसे होंगे 5-5। अगर आपका घर सिर्फ इतना सा ही है तो भी उसमें साइड में एक कमरा बनाए, एक जगह बनाए, और वो जगह डिसाइड करें कि मैं यहीं बैठकर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, इस वक्त ही पढ़ूंगा या इस वक्त ही पढ़ूंगी, और कम से कम इतनी देर तो पढ़ूंगी। कर पाएंगे? प्रॉमिस? पक्का? प्रॉमिस किससे कर रहे हो? मुझसे कर रहे हो या अपने आप से कर रहे हो? अपने आप से कर रहा है, मुझसे नहीं कर रहा। आपको अपने आप से करना है। मुझसे प्रॉमिस करोगे आप फेल हो जाओगे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने आप से करोगे आप फेल हो जाओगे, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। जो भी परसेंटेज मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, जो भी आज परसेंटेज आप डिसाइड करें कि मुझे 90% बनानी है, उसको एक इतने बड़े पन्ने में, एक पेपर में, सॉरी, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखें 90%, और ऊपर हिंदी में लिख दें या इंग्लिश में लिख दें, आई वॉन्ट टू अचीव 90% इन 9th स्टैंडर्ड। मुझे 9वीं में 90% बनानी है। उस पन्ने को फाड़ें, सेलो टेप से जिस जगह आप पढ़ाई करते हैं उस जगह चिपका दें। इससे क्या होगा? सुबह शाम उठते बैठते जब भी आप उस जगह जाओगे, आपका दिमाग आपको बार बार याद दिलाएगा, भाई तुझे 90% बनानी है। मैच मत खेल, पबजी मत खेल, लूडो मत खेल, बाहर मत घूम, इधर उधर की चीजों में दिमाग मत लगा, पढ़ाई में दिमाग लगा। समझ में आ रहा है? मैं किसी के भी घर आके चेक कर लूं, मुझे चीज मिल जाएगी? कब मिलेगी? यस नो? कब मिलेगी? आज मिलेगी, कल मिलेगी? आज कर दोगे आप लोग कर दोगे आज? किसी के भी घर आ जाएंगे मैं कल? चलो फिर कल किसी न किसी के घर ईद मिलादुन नबी खीर खाते हैं और ये चेक करते हैं कि आपने लगाया है या नहीं लगाया। तो दो चीज हो गई। जब आप 100% फोकस के साथ जब आप पढ़ेंगे, आपका माइंड आसानी से रजिस्टर करेगा। ठीक है, पहली स्टेप क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज, रिटेन करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। रिटेन मतलब उसको दिमाग में रखना। अब आप दिमाग में कैसे कैसे रख सकते हो? एक चीज को सीखने के भी कई तरीके होते हैं। एक तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं, आपके टीचर आपको बोर्ड पे लिख के बताते हैं। ऑडियो फॉर्मेट में आप में लर्निंग होती है, वीडियो देखकर लोग चीजें सीखते हैं, बुक पढ़ के लोग सीखते हैं, समझ के सीखते हैं। रिटेन करने के लिए इसको लोग क्या करते हैं, जो भी आपने सीखा उसे अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे 10 और 10 कितने होते हैं? 20। अगर आपको ये चीज किसी बच्चे को सिखानी है, आप कैसे सिखा सकते हो? एक तरीका तो ये कि आप उसको कहो कि रट 10 और 10 20। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, आप उसको 2 10-10 के नोट दे सकते हो और उससे कह सकते हो कि 2 10-10 के नोट जब मिलेंगे तो कितने बन जाएंगे। ये प्रैक्टिकल लर्निंग है, वीडियो लर्निंग है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, आप इस तरह से उसे रिटेन कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तरीका अच्छा लग रहा है?
कर पाओगे ऐसा? अब आप ये कहोगे कि यार हम रोज सुबह से शाम तक तो 5 और 5 10 पढ़ते नहीं है, 10 और 10 20 पढ़ते नहीं है, हम नोट दिखा दिखा के नहीं पढ़ सकते। आप जैसे 9th में आप कौन सा टेंस पढ़ा रहे हैं सर अभी? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर को हिंदी में क्या कहते हैं हम? भविष्य। चलो फ्यूचर और भविष्य भी हटाओ। मैं कल जयपुर जाऊंगा, ये आप आज की बात कर रहे हो, ये कल गुजर गया उसकी बात कर रहे हो, या आने वाले कल की बात कर रहे हो? जो कल आएगा उसी की बात कर रहे हो कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, यही फ्यूचर है। जो अभी हो रहा है, इसके बाद जो कुछ होगा वो सब फ्यूचर है, वो सब भविष्य है। अब इसमें फंडा क्या होगा? आपके दिमाग में फिक्स यही बता रहे हैं सर। आपको ये बोलना है कि मैं आज शाम को जलसे में जाऊंगा, जाने को क्या कहते हैं? गो। तो सबसे पहले तो ये बोलो, उसके बाद जो भी आप काम करोगे, मान लो जाओगे वो और तू जलसा, सिंपल। ये फिक्स रहेगा, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। आपको जयपुर जाना है तो आप क्या बोलोगे? आई विल गो टू जयपुर, जाना। खाने को क्या बोलते हैं? खाने को क्या बोलते हैं? ईट बोलते हैं। अब सिर्फ आप मेरे जवाब का आंसर, वो सवाल का आंसर दोगे। आप शाम को सैंडविच खाओगे तो अब आप क्या बोलेंगे? आई विल ईट सैंडविच। ईटिंग मैंने आईएनजी लगाया नहीं अभी। आई विल ईट सैंडविच। आपको शाम को कपड़े धोने को क्या बोलते हैं? वॉश। कपड़े को क्या बोलते हैं? क्लोथ्स। अब बोल दो, आई विल वॉश द क्लोथ्स। जो भी आप काम करोगे उसको बोल दो वॉश, गो, ईट। यही फ्यूचर है, यही टेंस है। अब इस चीज को आप सोच सोच के भी सीख सकते हो। जैसे आई विल गो टू होम आफ्टर कोचिंग, यहां से कोचिंग के बाद घर ही जाओगे, तो ये चीज सोच लो, आई विल गो टू होम। ये चीजें पढ़ने का, याद करने का दूसरा तरीका है। मैं इसमें डेप्थ में नहीं जा रहा, लेकिन मैंने आपको ये रिटेन का एग्जांपल दिया है। आप एक चीज को कई तरीके से सीख के अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? डाउट है कुछ? आपके मुंह से हाँ ना हाँ निकलती है ना निकलती है। आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? समझाऊं दोबारा? क्या समझाऊं बताओ, क्या समझ में नहीं आया? रजिस्टर समझ में नहीं आया? रिटेन समझ में नहीं आया? रिटेन का मतलब है अपने दिमाग में किसी चीज को रखना। रिटेन मतलब होता है रखना। तो अपने दिमाग में किसी भी चीज को रखने के लिए आप एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से भी सीख सकते हो। जैसे मैंने आपको एक मैथ्स का एग्जांपल दिया, 10 और 10, 2 10 10 के नोट ले जाओ और बंदा समझ जाएगा ये 20 रुपए होगा। 10 + 10 किसी को सिखाना है, तो किसी को टेंस सिखाना है, तो फ्यूचर का जो टेंस की बात है, तो उसमें आप आज के बाद जो भी काम करोगे वो सब सोचते रहो। आई विल गो टू जयपुर, आई विल ईट सैंडविच, आई विल ईट पाव भाजी, आई विल ईट पताशी, मोमोज, जो भी आपको करना है वो आप सब सोच सकते हो। आई विल गो टू जलसा इन द इवनिंग, आज जो भी जलसे में जाएगा रात को सोच सकता है। आई विल गो टू जुलूस टुमारो, जो कल जुलूस में जाएगा वो ये सोच सकता है। आई विल कीप फास्ट टुमारो, जो कल रोजा रखेगा वो ये सोच सकता है। आपको ये जरूर हो सकता है कि वो फास्ट वाला वर्ड नहीं है, आपको सैंडविच के खाने को क्या बोलते हैं आपको ये नहीं है, लेकिन आई विल तो आएगा हर बार दिमाग में। बस यही टेंस है, यही सीखने का तरीका है। क्लियर? जब आपका चैप्टर ये लिख कर आए, उसमें ये लिखा हुआ है कि पेड़ और पौधों की संरचना के बारे में, आपको संरचना का मतलब ही नहीं पता, अपने टीचर से पूछ लीजिए सर संरचना होती क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। जहां पर कंफ्यूज हो पूछिए अपने टीचर से, बेझिझक पूछिए। ठीक है? इजी लैंग्वेज में चीजें समझिए, रिलेट करके समझिए तो समझ में आ जाएगी। रिलेट करना मतलब अपने आप को उससे जोड़ना। क्लियर है? तीसरा, रिफ्लेक्ट। आपने जो भी पढ़ लिया, जो भी आपने सीखा है अभी तक, रजिस्टर किया है, एक बार बैठ के आंख बंद करके सोचिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ ले, सर ने आपको पढ़ा दिया, आधे घंटे क्लास हो गई, आप उस रूम में 5 मिनट 10 मिनट बैठ सकते हैं, आंख बंद करके सोचे कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा। ये 5 चीजें मैंने पढ़ी, 6 चीजें 10 चीजें मैंने पढ़ी आज। ये होता है रिफ्लेक्शन। आंख खोल के बुक में देख लीजिए, कोई चीज याद नहीं आ रही तो फिर वापस रिफ्लेक्ट कीजिए। जैसे आपने ये पढ़ा कि अकबर और महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में युद्ध किया था। अब आपको हल्दी घाटी भी नहीं पता, आपको ना अकबर पता है ना महाराणा प्रताप पता है,
तो एक दिमाग में एक बंदा बनाइए कि हाँ यार ये अकबर होगा, इसने ऐसा मुकुट पहना होगा, ये घोड़े पे आ रहा होगा, इसने कुर्ता पजामा पहन रखा होगा, एक उधर महाराणा प्रताप होगा, उसने भाला लिया हुआ होगा, और अपने दिमाग में आंख बंद करके एक लड़ाई का सीन बनाइए। एक जगह बना लो जिसको आप हल्दी घाटी कह सकते हो, बस स्टैंड को हल्दी घाटी समझ लो और मान लो दोनों युद्ध हो रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। अपने आप को अकबर मान लो, अपने कोई ऐसा बंदा जिसको आप पसंद नहीं करते उसको महाराणा प्रताप मान लो, और ये सोचो हम दोनों लड़ रहे हैं बस स्टैंड पे, बस स्टैंड हल्दी घाटी है, मैं अकबर हूँ, महाराणा प्रताप है, याद हो गया। रिलेट करने से चीजें याद हो। मैं आपको बीच बीच में जोक्स टाइप की जो चीजें बता रहा हूँ ना, मजाक में जो समझा रहा हूँ, मेरा मकसद ये कि आपकी चीजें समझ में आ जाए। बहुत सीरियस होकर पढ़ा सकता था, आपको समझ में नहीं आती, लेकिन अकबर महाराणा प्रताप का युद्ध आपको समझ में आ जाएगा, फ्यूचर के टेंस आपको समझ में आ जाएंगे। वो तब समझ में आएंगे जब आप चीजें रिलेट करना स्टार्ट करेंगे। जब आप खुद कपड़े धोएंगे या आपकी मम्मी कपड़े धो रही होगी तो आप ये फ्यूचर टेंस यूज कर लेना, माई मॉम विल वॉश द क्लोथ्स, आई की जगह आपकी मम्मी का नाम आ जाएगा। इतना ही सिंपल होता है। तीसरा रिफ्लेक्ट, आंख बंद करके आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, दिमाग में ला सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिकॉल या रिवाइज। साइंस ये बोलता है कि आप जो भी चीज पढ़ते हो ऑन एन एवरेज 24 घंटे में आपका ब्रेन भुला देता है, 24 घंटे में। अगर आपको आपके ब्रेन में कोई सी भी चीज याद रखवानी है, जैसे हाफिज कुरान क्या करते हैं जनरली, या मैंने जितना पढ़ा है, मैं हाफिज मैंने किया भी नहीं है ना, मैं इसके मदरसे में गया हूं ना मैंने उनको देखा है, लेकिन मैंने जितना उनके बारे में रिसर्च करी है, हिफ्ज करने वाले हाफिज ये लोग सुबह उठते हैं तहज्जुद के वक्त, तहज्जुद मतलब फजर से पहले पहले, रात को इशा पढ़ के सो जाते हैं और फजर का वक्त शुरू होने के आधे पौन घंटे पहले उठते हैं। उठ के किसी का टारगेट होता है उनको आधा पन्ना याद करना है, किसी का होता है पूरा करना है, किसी को होता है 2 पन्ने याद करना है, जिसकी अपनी अपनी कैपेसिटी, वो अपने अपने अकॉर्डिंग याद करता है। आज हाफ पेज जो इन्होंने याद किया तहज्जुद के वक्त फजर की नमाज से पहले पहले, ये उस आधे पन्ने को याद कर लेते हैं, फजर पढ़ते हैं, फजर पढ़ने के बाद में उस आधा पन्ना उसको बोलते हैं सबक, उससे पहले वाले जो 3 चैप्टर निकल गए, जो 3 इन्होंने आधे आधे पन्ने याद किए उनको बोलते हैं सबकी, और सबक और सबकी को मिलाकर बार बार पढ़ते हैं, 6 बार 10 बार, लोग 21 बार, अपना अपना काउंट रखते हैं। तो सबसे पहले अब इन्होंने तहज्जुद से पहले पढ़ लिया, फिर फजर के बाद पढ़ लिया, फिर असर की नमाज के बाद फिर एक बार ये सारा रिपीट करते हैं, और जो प्रॉपर मदरसे में रह के पढ़ाई कर रहे हो तो फिर दिन भर और कर रहे होते हैं, जोहर के बाद थोड़ी देर सो जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, उसी एक पेज को, उसी एक आयत को बार 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 पढ़ते हैं कि वो दिमाग में फिट हो जाती है। तो जब ये लोग सूरह याद करते हैं अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तो इनके दिमाग में वो चीज आती है, एक हाथियों का लश्कर आ रहा है, आंख बंद करते हैं, ये भी अपने दिमाग में एक मूवी बनाते हैं, एक काबा शरीफ की तरफ वो हमला करने आता है, ऊपर से अबाबिल नाम की चिड़िया आ रही है, वो कंकर फेंक रही है, हाथियों के सर फट रहे हैं, और इनको सूरह समझ में आ जाती है और वो याद भी हो जाती है। जब ये लोग पढ़ते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो लोग आंख बंद करके सोचते हैं कि यार अल्लाह ताला की हर शय पर कुदरत है, फिर इनको याद आता है कि इसका इंतकाल हुआ अल्लाह की कुदरत थी, वो एक्सीडेंट से मरता मरता बच गया वो भी अल्लाह की कुदरत थी, ये गरीब था अमीर हो गया ये भी अल्लाह की कुदरत है, अमीर था गरीब हो गया ये भी अल्लाह की कुदरत है, और वो आयत दिमाग में बैठ जाती है। ये रिलेट करने वाली लर्निंग है, रिवाइज करने वाली लर्निंग है। ये दुनिया की कोई सी भी चीज आपको सीखनी है, यही प्रिंसिपल से आप सीख सकते हो, यही सूत्र से आप सीख सकते हो। आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आप आइंस्टाइन नहीं है, और आइंस्टाइन छोड़िए, आप कोई भी नहीं है। सूरह फातिहा याद है किसी को? सूरह फातिहा याद है आपको? सूरह फातिहा होती कौन सी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से जो शुरू होती, किस किस को याद है? जिस जिसको भी याद है। वो क्यों याद है? क्योंकि आप नमाज 5 वक्त की नमाजों में उसे बार 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 पढ़ते रहते हैं। अब अगर मैं आपको रात को 2 बजे नींद में से उठा के पूछ लूं ना कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से क्या आता है बताइए, तो आप बता देंगे, बता दोगे? कुल हुवल्लाहु अहद याद है वाली सूरह? जिसको भी याद है, अगर मैं उसको रात को 1 बजे वो सोया और मैं नींद में से उठा के पूछूं कि कुल हुवल्लाहु अहद बताइए आगे, तो मुझे आगे पूरी पढ़ के सुना देगा। क्यों सुनाए? क्योंकि उसने उस सूरह को कम से कम 100 बार 200 बार 500 बार पढ़ चुका होगा। ये आप आपने हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस के साथ क्यों नहीं करते? उसके साथ रिपीट क्यों नहीं करते, रिवाइज क्यों नहीं करते? तो साइंस क्या बोलती है या रिसर्च क्या बोलती है
कि आपका ब्रेन 24 घंटे में चीजें भूल जाता है। अपने ब्रेन में चीजें रखने के लिए आपको सबसे पहले तो जो भी आपने सुबह पढ़ा उसको एक बार शाम को रिवाइज करना है। उसके बाद अगले दिन करना है जो भी आपने कल पढ़ा था। उसके बाद एक हफ्ते बाद करना है, और उसके बाद एक महीने बाद करना है। ये 4 बार अगर आप किसी टॉपिक का रिवीजन कर लेते हो पढ़ने के बाद, साइंस ये कहती है कि 99% चांस है कि आप उस टॉपिक को जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अगर आपने फ्यूचर टेंस आज सुबह अपने घर पे पढ़ा, शाम को आपने एक बार उसका रिवीजन कर लिया कि आप मैंने ऐसे समझा था, इस तरह से सर ने समझाया था, ये फ्यूचर टेंस होता है। एक बार अगले दिन उठा के, तो मान लीजिए आप पढ़ने का अपना 1 घंटा डिसाइड करते हैं कि सुबह मुझे 5:30 से 6:30 पढ़ना है। मान लीजिए आप 5 बजे उठे, आप फ्रेश हुए, नमाज पढ़ी, ब्रश किया, नमाज वगैरह पढ़ी, और आपने डिसाइड किया कि मुझे 5:30 से 6:30 पढ़ाई करनी है। तो 5:30 से 5:45 का जो टाइम है वो अपना कल जो आपने पढ़ा था उसे रिवाइज करने में लगा। ठीक है, कल और परसों के दोनों टॉपिक वो रिवाइज करने अगले 15 मिनट में। उसके बाद 45 मिनट में नया टॉपिक स्टार्ट करें। फिर शाम को जो आपने 45 मिनट पढ़ाई करी है नए टॉपिक की, उसको रिवाइज करना है। अगले दिन फिर से वो रिवाइज हो जाएगा। फिर एक हफ्ते बाद, जैसे आज छुट्टी है संडे के दिन, अब आज आप लोगों के पास कोई काम होगा नहीं, ना स्कूल जाना है, ना कहीं और कोचिंग वोचिंग जाना है, दिन भर के 24 घंटे आपके फ्री है। ठीक है, तो आप 2 घंटे 4 घंटे मन लगा के बैठे और जो भी आपने हफ्ते भर पढ़ा है उसको रिवाइज करना, आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। फिर महीने का एक संडे डिसाइड करें और उस दिन जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े उनको एक बार रिवाइज कर लें। ये आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं किस दिन, किस वक्त, कितनी बजे क्या करूंगा। बिना प्लानिंग के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान बनाने में फेल हो रहे हैं, प्लानिंग, तो आप फेल होने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल यही दिया था कि आपको अगर जयपुर जाना है तो आप पहले प्लान करते हैं कि बैग भरना है, स्टेशन जाना है या बस स्टैंड जाना है, या बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, और वो भी वही पकड़नी है जो जयपुर जा रही है। फिर उतरना है, फिर ऑटो लेना है या बैटरी रिक्शा पकड़ना है, फिर अपने रिश्तेदार घर जाना है, और जाना है तो किसी के लिए कोई गिफ्ट लेके जाना है, या वापस आते वक्त किसी के बच्चों को कुछ पैसे देने, जो भी करना है वो आप सब प्लान करते हो। यही चीज आपको प्लानिंग यहां भी करनी है। अपने घर जाएंगे जब आप, तीसरा होमवर्क, आप पहला होमवर्क तो मैंने आपको ये दिया कि आप अपना एक टाइम डिसाइड करेंगे। दूसरा, कोशिश करेंगे सुबह जल्दी उठ के पढ़े। किसी दिन आप अगर 5 बजे नहीं उठ पाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि उस दिन आप पढ़ाई स्किप कर दो कि यार आज तो पढ़ने का टाइम गया, अब तो खेलता हूं। आपको पढ़ना फिर भी है। 6 बजे उठ रहे हैं तो 6:30 पढ़ना है, 7 उठ रहे हैं तो 7:30 पढ़ना है 1 घंटा। ठीक है, वही अपना एक कॉर्नर बनाए, एक जगह, अगर आपको प्रॉपर रूम मिल सकता है तो रूम ले लें। अपने घर में अगर आपके पास 4-5 रूम है और एक रूम आपको मिल सकता है अलग से, तो रूम में जगह बना लें। और कोई ऐसा रूम है जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सुकून शांति होगी, उस रूम में अपना एक कोना बनाए, उस कोने पर अपना एक पर्चा लगाए कि मुझे 9th में 95% बनानी है। 90 एग्जैक्ट नंबर लिखोगे आप, 80, 90 रफ ऐसे ही उठाकर, कुछ भी नहीं। अब वो 80 बनानी है, मेरिट में आना है, ये कुछ नहीं होता, ये कोई गोल नहीं होता। 90 मतलब 90, 89 मतलब 89। ठीक है, ये आपको लिखनी है। उसके बाद अपना आप एक प्लान बनाएंगे उसी तरह के दूसरे पन्ने में कि आप सुबह 5 से 6 ये करेंगे, 6 से 7 ये करेंगे, 7 से 8 ये करेंगे, 8 से 9, और ये आप रोज करेंगे और उस प्लान को चिपका देंगे टाइम टेबल बना के। स्कूल भी टाइम टेबल से चलती है। कभी ऐसा थोड़ी होता कि आज पहले पीरियड में गणित क्या गए, कल सामाजिक विज्ञान क्या रहे हैं, परसों विज्ञान क्या रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। वो भी टाइम टेबल से चलती है प्रॉपर। तो अपनी जिंदगी में भी एक टाइम टेबल बना लो। सक्सेसफुल होना है तो, अनसक्सेसफुल होना है, घूमना है, फिरना है, जिंदगी आवारागर्दी में निकालनी, फिर आप कुछ भी करो, ना मुझे तकलीफ है ना किसी और को तकलीफ है। आप रोगे, आपके बच्चे रोएंगे, आप खुद रोगे, आप खुद परेशान होगे, और किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी दुनिया में। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, रिवाइज करने में। तो जब आपने प्लान बनाया है तो उस प्लान में इस रिवाइज करने वाला टाइम भी डालिए, अपने खेलकूद का टाइम भी डालिए। मैं किसी को खेलने से मना नहीं कर रहा, मैं किसी को नहीं रोक रहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 1 घंटे कोचिंग की, 3 घंटे पढ़ाई की और आप 6 घंटे खेल रहे हैं। फिर अगर आपको पढ़ाई में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी हर चीज की अपने लिमिट का पता होना चाहिए। खेलकूद आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा। मैं किसी को बैडमिंटन खेलने से, टेबल टेनिस खेलने से,
मैं मोबाइल के गेम खेलने से जरूर मना करूंगा, वो बेकार है, वो आपका दिमाग खराब करेंगे और कुछ करेंगे नहीं। लेकिन आप अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आधे घंटे 1 घंटे आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करके आते हैं, जरूर कीजिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी है। ठीक है जी, रिकॉल रिवाइज ये करना है। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट आता है शेयर। आपके जो टीचर है ना, कोई से भी हो, उनसे भी आप अगर नींद में उठा के पूछ लोगे सर चैप्टर नंबर 5 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इसका आंसर क्या होगा, वो आपको नींद में बता देंगे। होता है, चलते फिरते टीचर से आपने मार्केट में पूछ लिया ना कि सर इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा, तो बता देते हैं। क्यों बताते हैं? कभी सोचा? क्योंकि वो अपनी नॉलेज शेयर करते रहते हैं। एक तो वो आपको बार बार बता के रिवाइज करते हैं, दूसरा वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। आपने जो भी सीखा, आपने कल जो भी पढ़ाई की, अभी अपना अपना एक पार्टनर डिसाइड कर लो। आप अभी डिसाइड कर लो कि आप किसके साथ शेयर करोगे। आप किसके साथ पार्टनरशिप करेंगे? किसी के साथ भी कर सकते हैं आप। तो आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं। आप उनके साथ, आप उनके साथ, आप दोनों, ठीक है। तो आप ड्यूअल पार्टनर हैं, आप इनके भी हैं, आप उनके भी हैं। आप लोग भी डिसाइड कर लीजिए आप किसके साथ पार्टनरशिप करेंगे। उनके साथ। आप किसके साथ करेंगे? आपसे जस्ट पीछे वालों के साथ। आप किनके साथ करेंगे? सबसे लास्ट वालों के साथ। ठीक, मुझे नाम नहीं पता, आई एम सॉरी किसी के भी। तो जो भी आपका पार्टनर है, आप भी ड्यूअल पार्टनर हो गए, ठीक है। वैसे इन बच्चों के अलावा जो क्लास में बच्चे हैं, हम उनके साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। जब आपने पार्टनरशिप कर ली है, अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कल अगर इनसे पूछेंगे कि आपने कल क्या पढ़ा, और आप इन्हें बताएंगे, और आप इनसे भी पूछेंगे इन्होंने कल क्या पढ़ा और ये भी आपको बताएंगे। डेली कर सकते हैं? कर लोगे डेली? उससे क्या होगा, उससे आप रिवाइज भी चीजें कर लोगे। ये रिवीजन करने का एक और मेथड है, चीजें शेयर करना, चीजें बताना। टीचर्स आर द बेस्ट लर्नर्स। जो टीचर्स होते हैं वो बेस्ट लर्नर्स होते हैं। तो आप भी दूसरे को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। शेयर करने का मेरा मतलब ये है। आपको कभी ऐसा लगा हो कि किसी को कोई सवाल समझ में नहीं आया, आपने लेकिन उसको सवाल समझाया, तो उसको भले आए ना आए, आपको जरूर आ जाएगा। ये आपका पर्सनल बेनिफिट होगा। आप इनको अगर कोई बात बताएंगे कि मैंने कल ये चैप्टर पढ़ा, तो वो भले इनको समझ में आए ना आए, लेकिन आपके दिमाग में पक्का बैठ जाएगा, ये आपको फायदा होगा। वही फायदा आपको होगा जब आप इनको बताएंगे। तो ये शेयर जरूर करें। इसके अलावा क्विकली कोई क्वेश्चन है? लर्निंग वाला टॉपिक खत्म होता है यही। सीखने के यही तरीके हैं, फास्ट सीखने के यही तरीके हैं। फोकस रहना है, दिमाग में इधर उधर की दूसरी बातें नहीं लानी, डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना। डिस्ट्रैक्शन मतलब ऐसी जगह चूज नहीं करनी जहां पर फोन की आवाज आती हो, घर वालों की आवाज आती हो, कोई और चीखने चिल्लाने शोर शराबे की आवाज आती हो। सुकून भरी अपनी जगह तलाश करनी है, एक जगह डिसाइड करनी है, वक्त डिसाइड करना है, और उस वक्त की पाबंदी पे ही काम करना है। हमारे दीन में वक्त की पाबंदी का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए 5 वक्त की नमाजें अपने वक्त पे होती है। चाहे इमाम हो ना हो, मुअज्जिन हो ना हो, मुक्तदी हो ना हो, चाहे कोरोना आया हुआ हो, नमाज अपने वक्त पे होगी। हज का अपना एक वक्त मुकर्रर है कि बकरीद के दिनों से पहले वाले दिनों में ही हज होना है। रमजान का अपना एक टाइम मुकर्रर है कि साल का ये वाला महीना ही रमजान होगा और 30 या 29 दिन के रोजे होंगे, मुकर्रर है। सूरज उगने का अपना वक्त मुकर्रर है, ढलने का अपना वक्त मुकर्रर है। आप भी अपनी पढ़ाई का वक्त मुकर्रर कर लीजिए। कर पाएंगे? कर लोगे? डिफिकल्ट चीजें तो नहीं बताई ना मैंने, कोई अलग से चीजें तो नहीं पूछी जिसमें आपके 1000, 2000, 5000 रुपए खर्च होते हो। एक पन्ने की रिक्वायरमेंट बताइए, सिर्फ एक पन्ने की जरूरत है, 2 पेज की जरूरत है। एक पेज में आप अपना टाइम टेबल बनाइए, एक पेज में अपनी परसेंटेज लिखिए और उस जगह पर चिपका दीजिए। इसके अलावा क्विकली एक मेरे ये, मैं आपको 5 से 10 मिनट और लूंगा। कोई लेट तो नहीं हो रहा कहीं जाने करने के लिए? 10 मिनट और लूंगा। एक संस्कृत का श्लोक है, वो आपको समझा रहा हूं और उसके बाद आपको तो संस्कृत के अंदर है ना, एक संस्कृत में एक विद्यार्थी, स्टूडेंट, आप विद्यार्थी हो सारे, उसके 5 लक्षण बताए गए हैं। काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, समझाऊंगा इसको, अल्पाहारी, ग्रह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षण।
इसका मतलब किसी को भी नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाता हूं। सबसे पहले काक चेष्टा, कौवे की तरह कोशिश करना। कौवे का पता है ना कैसे कोशिश करता है वो? कौवे वाली कहानी सुनी होगी जिसमें पत्थर डाल डाल के पानी ऊपर ले आता है, सुनिए, द थर्स्टी क्रो वाली। तो उसी की तरह कोशिश करनी है आपको। एक विद्यार्थी वो होता है जो एक कौवे की तरह कोशिश करता रहे और बार बार कोशिश करता रहे। बकु ध्यानम, एक बगुले की तरह ध्यान रखना है। बगुला क्या करता है, जब समुद्र में या नदी में घूम रहा होता है तो वो अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस मछली के ऊपर रखता है जो उसको खानी है। पड़ोस पड़ोस से कोई मतलब नहीं होता। और वो जैसे ही मछली उसके करीब आती है वो एकदम से चोंच मार के मछली को पकड़ लेता है। बको ध्यानम। स्वान निद्रा, कुत्ते वाली नींद देखी आपने? गली में जब आप देखते हैं कुत्ता सो रहा होता है, जैसे आप पास से गुजरते हो हल्की सी आंख जरूर खुलता है। और बहुत कम नींद डॉग्स लेते हैं। आपने बहुत कम ऐसा देखा होगा कि कुत्ते बिल्कुल सब कुछ अस्तबल बेच के सोए पड़े, नहीं मिलते। ये विद्यार्थी का तीसरा लक्षण है। अल्पाहारी, कम खाने वाला। भर भर के मुर्ग मुसल्लम, 4-5 तंदूर की रोटियां और उल्टा सीधा खाने वाले विद्यार्थियों के दिमाग नहीं चलते। साइंटिफिकली अगर आप देखें तो आपके पेट और आपका दिमाग को अल्लाह ताला ने एक जैसा बनाया अंदर से, उनकी नसें एक जैसी दिखती हैं। तो जिसका पेट भरा हुआ होगा उसका दिमाग खाली हो जाता है, नहीं चलता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी भूख से कम खाने को सुन्नत बताया है। तो जितनी भूख हो उससे कम खाएं। उससे क्या होता है, ना उबासियां आती है, ना नींदें आती है, ना मुंह फटते हैं, कुछ नहीं होता। पढ़ने के वक्त पढ़ने पर फोकस होता है। गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब यह है कि पुराने जमाने के अंदर लोग अपना घर छोड़ दिया करते थे, गुरुकुल मदरसों में जाके पढ़ाई करते थे। अब वो कॉन्सेप्ट रहा नहीं है। गृह त्यागी का मतलब है अपनी इच्छाओं का त्याग करने वाला, डिसिप्लिन बनाने वाला। इच्छाओं का त्याग करने वाला मतलब कि आपको मैच खेलने की इच्छा हो रही है लेकिन वो पढ़ाई का वक्त है, तो आप अपने मैच खेलने की इच्छा को मारकर पढ़ाई पे फोकस लगाएं, तो आप गृह त्यागी। आप अपने नफ्स की सुनेंगे तो फिर वो आपको कहेगी यार मैच मत खेल, अरे यार आज का तो टाइम निकल गया यार। देखो दिमाग आपको कैसे कैसे बहाने देता है, यार आज का तो 5:30 से 6:30 तूने सोचा था तो उठाई 7 बजे यार, अब आज तो क्या ही पड़ेगा, एक काम करना कल से पढ़ेंगे। कभी तुम 2 बजे पढ़ने ही सोचोगे, फिर तुम्हारे अरे यार सर ने कहा था 2 बजे का टाइम तो बेकार होता है, सुबह सुबह पढ़ेंगे, तो काम करते हैं कल से पढ़ते हैं। कभी तुम्हारा दिमाग है यार अपन तो 9 बजे पढ़ेंगे रात को, फिर तुम्हें याद आएगा यार वो तो उस दिन सेमिनार के अंदर बोल रहे थे कि सुबह का टाइम बेस्ट होता है पढ़ने को, तो रात को तो पढ़ते नहीं, अभी तो सो जाते हैं, सुबह पढ़ते हैं। कभी आप ये सोच के बैठोगे कि आज मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, 3 करते ही आपका मन बोलेगा यार बहुत हो गए, ये कल करेंगे बाकी लोग। ये सब आपको नफ्स बरगलाती है, इसके बहकावे में नहीं आना। ये नफ्स ही शैतान है, और यही आपको नमाज से भी बरगलाती है, रोजों से बरगलाती है, कुरान से बरगलाती है, अच्छी चीजों से बरगलाएगी। इससे दूर रहना है। आपको लाइफ में डिसिप्लिन रहना है, अनुशासित रहना है। इन दिनों कर लोगे? क्विकली अगले 5 मिनट में और लूंगा आपकी डाइट के ऊपर। हर वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो आप खाते हैं वही आपके दिमाग को फंक्शन करने में हेल्प करता है। अपने वालिदैन से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके लिए बादाम और अखरोट लाएं। अपने सुबह की शुरुआत कभी चाय से ना करें या कॉफी से ना करें। अगर कोई भी बच्चा चाय कॉफी से पीता है, ना पिए। सबसे गंदी जो सुबह की चीज है पीने वाली, वो चाय या कॉफी है। चाय, कॉफी, शुगर, 3 जो व्हाइट चीजें हैं जिसमें शुगर, चीनी, मैदा और सॉल्ट, इसको आप लिमिटेड कर दें। फास्ट फूड, मोमोज, बर्गर, चाउमीन, पताशियां, पिज्जा, ये बेकार चीजें हैं, इन्हें ना खाएं। बेस्ट चीजें आपके लिए क्या क्या हो सकती है? ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं जिसमें आपके बादाम, काजू, अखरोट, नट्स, आपके किशमिश, मुनक्का, इस टाइप की जो चीजें होती है आप जो अफोर्ड कर सकते हैं। आप अगर मूंगफली खा सकते हैं तो मूंगफली खा लें, चने खा सकते हैं चने खा लें। आप गुटखा और ये सारी चीजें ना खाएं। अगर कोई बच्चा खाता भी हो ना गुटखा और तंबाकू, अल्लाह के वास्ते ना खाएं, क्योंकि कैंसर की तकलीफ सिर्फ और सिर्फ आपको होगी, आपके घर वालों को पैसे और भागदौड़ की तकलीफ होगी। जब आप बिस्तर पे मर रहे होंगे ना हॉस्पिटल में, तो वो तकलीफ आपको होगी, तो कोई और आपकी तकलीफ नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर आप गलती से गुटखा खाते हैं ना खाएं। कभी खाने की सोच भी रहे हो तो तंबाकू से तो 1000 कदम दूर रहे। एल्कोहल हमारे में हराम है, उससे 2000 कदम दूर रहे। ठीक है जी। तो खाने में अब आपको क्या क्या खाना है? कोशिश ये करनी है नट्स, ड्राई फ्रूट्स ये खाएं, भूख से कम खाएं। आपको जो भी खाने को मिलता है वो खाएं, अल्लाह का शुक्र करें। अल्लाह ने आज रूखा सूखा दिया, कल बहुत अच्छा देगा। जो भी खाएं अल्लाह का शुक्र करते हुए हंसमुख होकर, खुश मिजाज होकर खाएं। कोशिश करें आप भूख से थोड़ा सा कम खाएं। रात के वक्त थोड़ा कम खाना खाएं ताकि आपको सुबह फजर में उठने में आसानी हो। जिस दिन आप दावत में से आते हैं भरे पूरे बढ़िया
मस्त मटर पनीर खा के अगले दिन सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, या उठते हैं तो उबासियां आ रही होती है, थकान हो रही होती है, वो इसीलिए क्योंकि आपका पेट अभी तक डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया, अंदर उसको पचा नहीं पाया जो भी आपने कल खाया। तो इसीलिए लिमिटेड खाएं, अच्छा खाएं, सस्ती चीजें, जैसे अभी सर्दी का सीजन आएगा तो आप मूली, गाजर, खीरा, ककड़ी आती है, ये फाइबर देने वाली चीजें, आपकी बॉडी को अच्छा रखने वाली चीजें, ये आप खा सकते हैं। कच्ची सब्जियां, आप अच्छी से अच्छी सब्जियां, सबसे बेहतरीन सब्जी लौकी है, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही पसंद है, साइंटिफिक बेनिफिट हजारों है, आप वो खाएं। दलिया सुबह सुबह आप खा सकते हैं, बहुत सस्ती चीज है, बहुत अच्छा आइटम है। जौ का दलिया हो सकता है, गेहूं का दलिया हो सकता है। अपने खाने पीने, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करें। दूसरी चीज, अपने शरीर को हमेशा साफ सुथरा अच्छा रखें, कोशिश करें आप रोजाना नहाएं, अपने कपड़े रोजाना चेंज करें, हो सके तो इत्र लगाएं, खुशबू लगाएं। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए खुशबू कोई मैं एडवाइस नहीं करता, इस्लाम ने मना फरमाया। लड़कों के लिए स्पेशली कि अगर आप इत्र लगा सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, हल्की हल्की लाइट लाइट खुशबू लगाएं, सुन्नत रसूल है। इससे दिमाग एक्टिव होता है। ये मैं सब आपके ब्रेन को एक्टिव करने वाली चीजें बता रहा हूं। कोशिश करें आप 5 वक्त नमाज पढ़ें,